पहले ये रैली 1 तारीख को होनी थी, लेकिन प्रशासन और सरकार द्वारा परमिशन नहीं दी गई और 1 तारीख के कार्यक्रम को आगे बढ़ा के 8 तारीख को करना पड़ा। शायद सरकार की ये मंशा रही होगी कि जब 1 तारीख को कार्यक्रम नहीं होगा तो 8 तारीख का कार्यक्रम फेल हो जाएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो आपकी शक्ति से अनभिज्ञ है, उनको आपके संघर्ष की जानकारी नहीं है, इसलिए उनको ऐसा लगा कि अगर 1 की जगह कार्यक्रम किसी अन्य तिथि में होगा तो कार्यक्रम सफल नहीं होगा। मैं मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहता हूँ कि ये तो मात्र टेलर है, पिक्चर तो आने वाले समय में हम लोग आपको दिखाएंगे। पैर में छाले पड़ गए, हाथों में छाले पड़ गए, गले सूख गए, हृदय गति रुक गई, हजारों लोगों की जान गई, लेकिन यहाँ की और केंद्र की निकम्मी सरकार बैठ के गरीबों की मौत का तमाशा देखती रही। ये हमने अपनी आंखों से देखा। सबसे ज्यादा मजदूर अगर देश के किसी कोने में जाता है तो वो बिहार का व्यक्ति है, जो अपना पेट पालने के लिए अन्य से प्रदेशों में जाके रोजगार ढूंढने का काम करता है। ये इन 15-15 साल चली निकम्मी सरकारों की देन है, जिन सरकारों की वजह से आज भी यहाँ का पढ़ा लिखा नौजवान रोजगार नहीं पा पाता है और माताओं बहनों को भी घर को चलाने के लिए मजदूरी करना पड़ता है। गरिमाई जीवन देने का काम भी सरकार नहीं कर पाई है। आप सबको बिहार के राजधानी पटना पहुंचने पर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, आज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में समाधान रैली के अवसर पर मुझे आपके बीच आने का मौका मिला है। इसके लिए मैं यहाँ की लीडरशिप का, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के प्रदेश कमेटी का, परमंडल कमेटी का, जिला कमेटी का, विधानसभा सेक्टर और बूथ कमेटी के नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज समाधान रैली में अपनी बात को रखते हुए मैं सबसे पहले सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। उनमें भी करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव और संत कबीर जी को नमन करता हूं। साथ साथ राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ईवी पेरियार रामा नायकर स्वामी, पेरियार ललई यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, महाराजा चौहरमल, बिजली पासी, अर्जक संघ के संस्थापक सदस्यों में रहे चौधरी महाराज सिंह भारती, महामना रामस्वरूप वर्मा, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि और मेरे गुरु मान्यवर साहब काशीराम जी को नमन करता हूं। आज हम सब लोग एक विशेष उद्देश्य के लिए पटना में इकट्ठा हुए हैं और जब मैं यहाँ आया और जिस तरह का प्यार
जिस तरह की संख्या मैंने आपकी देखी तो मेरा विश्वास मजबूत हुआ कि समाधान सुनिश्चित है। आपकी समस्याओं का समाधान आने वाले कल में सुनिश्चित है, क्योंकि जब जब आप अपनी समस्याओं के लिए ईमानदारी से काम करोगे और समस्या का हल ढूंढने का प्रयास करोगे, तो क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और बिहार तो लोकतंत्र के जननायकों में से बड़े बड़े नेता जिन्होंने बिहार में जन्म लिया, ये क्रांतिकारी धरती है। यहाँ की समस्याओं का हल तो बहुत जल्द सुनिश्चित हो जाएगा। आज आपका जुटा ये जनसमूह इस बात की गवाही दे रहा है कि आने वाला कल कमजोरों का, गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, मुसलमानों का, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों का और हर जातियों के गरीब लोगों का है। ऐसा विश्वास मेरा आज आपकी संख्या के आधार पर यहाँ मजबूत हो रहा है। साथियों, मैंने बहुत सारी समस्या आपकी सुनी, वक्ताओं के माध्यम से मंच पे मैंने बहुत सारी समस्याओं को जाना और एक बहुत बड़ी संख्या यहाँ माताओं बहनों की भी है जो बड़े लंबे समय से जिम्मेदारी से इस मंच की तरफ देख रही हैं। बहुत बड़ी संख्या में नौजवान और जिम्मेदार लोग भी पहुंचे हैं। हालांकि आप भी जानते हैं कि पहले ये रैली 1 तारीख को होनी थी, लेकिन प्रशासन और सरकार द्वारा परमिशन नहीं दी गई और 1 तारीख के कार्यक्रम को आगे बढ़ा के 8 तारीख को करना पड़ा। शायद सरकार की ये मंशा रही होगी कि जब 1 तारीख को कार्यक्रम नहीं होगा तो 8 तारीख का कार्यक्रम फेल हो जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो आपकी शक्ति से अनभिज्ञ हैं, उनको आपके संघर्ष की जानकारी नहीं है, इसलिए उनको ऐसा लगा कि अगर 1 की जगह कार्यक्रम किसी अन्य तिथि में होगा तो कार्यक्रम सफल नहीं होगा। मैं मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहता हूँ कि ये तो मात्र टेलर है, पिक्चर तो आने वाले समय में हम लोग आपको दिखाएंगे। सम्मानित साथियों, ये देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ है। 14 अगस्त 1947 को हम लोग इस देश में ब्रिटिश हुकूमत के अधीन थे। ब्रिटिश हुकूमत के अधीन होने के कारण इस देश में बहुत सारे हक अधिकार हक वंचित समाज के लोगों को नहीं थे। यहाँ तक कि इस देश में सदियों से चली आ रही कुप्रथाएं भी थी, जिनमें विधवा विवाह ना होना, बाल विवाह होना, महिलाओं को सती प्रथा जैसी कुरीतियों का सामना करना और भी ऐसी बहुत सारी कुरीतियां और प्रतिबंध लगा के हक वंचित समाज के लोगों को गरीबी, बेबसी, लाचारी और जुल्म जाति का जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया था। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि आज भी आपकी समस्याओं में ये समस्याएं प्रमुख हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान जो बुनियादी जरूरत है, खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा, सर ढकने के लिए छत, पीने के लिए साफ पानी और आत्मसम्मान का जीवन, ये बुनियादी जरूरतें हैं। 75 साल की आज़ादी के बाद भी आज तक सरकारें अंतिम व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान, अच्छे कपड़े और पीने के लिए पानी की व्यवस्था कराने में कामयाब नहीं हो पाई। ये इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा फेलियर है। जो काम आज़ादी के 10 सालों के अंदर हो जाना चाहिए था, वो काम आज़ादी के 75 सालों के बाद भी नहीं हुआ है। इसका उदाहरण ये है कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं
कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देते हैं। अगर इस देश में लोगों की जेब में पैसा होता, वो गरीबी के जीवन से निकल पाते, तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन नहीं देना पड़ता। क्योंकि भारत का खून स्वाभिमानी खून है। ये हाथ फैलाने में नहीं, मजबूती से संघर्ष करने में भरोसा रखता है। लेकिन इनको मजबूर किया गया है हाथ फैलाने के लिए, सिस्टम बना के किया गया है। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, और मैं तर्क के साथ आपको कहना चाहता हूं, मीडिया भी इस बात को दिखाएगा कि भारत के साथ साथ कई ऐसे अन्य कंट्रियां भी हैं, कई ऐसे देश भी हैं जो भारत के समकालिक या भारत के बाद आज़ाद हुए। और आज उन देशों में जाके देखोगे तो आपको एहसास होगा कि वो भारत से लगभग 50 साल आगे चल रहे हैं। जब एक समय पे आज़ाद हुए देश, अगर बहुत दूर ना जाके यहीं चाइना को देखा जाए, भारत की इकोनॉमी, यहाँ के नेतागण 5 ट्रिलियन बनाने की बात करते हैं। अगर हम चाइना की इकोनॉमी से उसकी तुलना करें तो हम 1/4 पर भी नहीं पहुंच पाए हैं। एक समय में आज़ाद हुए देशों में इतना अलग अलग तरह का आर्थिक गैर बराबरी का जो उदाहरण मिलता है, ये इस बात का उदाहरण है कि आज भी इस देश का अंतिम व्यक्ति बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। और मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है कि इनमें भी दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोगों के हाल बहुत बुरे हैं। आज भी हमारी बहनों को घर चलाने के लिए कोल्हू पे काम करना पड़ता है, भट्टों पे काम करना पड़ता है, दूसरों के जमींदारों के खेतों में काम करना पड़ता है, सर पे ईंटें उठानी पड़ती है। मुझे सबसे बड़ी पीड़ा तब हुई थी जब कोरोना काल में मजदूर शहरों से पलायन करके घर की तरफ चला था और इन सरकारों के पास उन मजदूरों को देने के लिए, घर पहुंचाने के लिए ट्रेन की व्यवस्था भी नहीं थी। इस मेरे परिवार ने जो दूसरों के महल बनाता है, घर बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, कंपनी बनाता है, इन अमीरों के पास कोरोना काल में इन गरीबों को का पेट भरने के लिए रोटी की व्यवस्था भी नहीं थी। मैंने देखा किस तरह मजदूर पलायन करके आया, कहीं ट्रेन के नीचे जाके मरा, कहीं भूखे पेट मरा, कहीं पानी की कमी के कारण मरा, और माँ अपने बच्चों को बैग की चैन के ऊपर अपने बच्चों को लिटा लिटा के सफर कर रही थी। पैर में छाले पड़ गए, हाथों में छाले पड़ गए, गले सूख गए, हृदय गति रुक गई, हजारों लोगों की जान गई। लेकिन यहाँ की और केंद्र की निकम्मी सरकार बैठ के गरीबों की मौत का तमाशा देखती रही। ये हमने अपनी आंखों से देखा। सबसे ज्यादा मजदूर अगर देश के किसी कोने में जाता है तो वो बिहार का व्यक्ति है, जो अपना पेट पालने के लिए अन्य अन्य से प्रदेशों में जाके रोजगार ढूंढने का काम करता है। ये इन 15-15 साल चली निकम्मी सरकारों की देन है, जिन सरकारों की वजह से आज भी यहाँ का पढ़ा लिखा नौजवान रोजगार नहीं पा पाता है, और माताओं बहनों को भी घर को चलाने के लिए मजदूरी करना पड़ता है। गरिमाई जीवन देने का काम भी सरकार नहीं कर पाई है। आज जब हम लोग आज़ादी का अमृत उत्सव बना रहे हैं, अभी पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल में ये कहा गया प्रधानमंत्री जी द्वारा कि 75 साल हो गए हैं, ये अमृत काल है। ये कैसा अमृत काल है जहां एनसीआरबी का डाटा ये कहता है कि रोज महिलाओं के शरीर की धज्जियां उड़ाई जाती है, सामूहिक बलात्कार होते हैं, महिलाओं को तेजाब से नहलाया जाता है, महिलाओं की अस्मत को रोंदा जाता है, महिलाओं को दफ्तरों में और दफ्तरों के बाहर और गांव में सामंती व्यवस्था के आगे अपने आत्मसम्मान की रक्षा वो नहीं कर पाती। ये भी हमारे सामने ही है।
और सरकारें कहती है और व्यवस्था कहती है कि भारत एक ऐसा देश है जहां महिलाओं को पूजा जाता है। मेरे बराबर में मीडिया की बहनें खड़ी हैं, नीचे महिलाएं जो पुलिस की नौकरी कर रही हैं वो बहनें भी खड़ी हैं। कभी उनके मन से भी पूछ के देखना कि रात को 10-11 बजे क्या वो उत्तर प्रदेश में, बिहार में या उत्तर प्रदेश में या देश के किसी भी प्रदेश में क्या ईमानदारी से निकल सकती हैं? सच ये है वो अकेले तो छोड़िए, वो परिवार के साथ भी आज नहीं निकल सकती है। ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आती है कि हृदय कांप जाता है और कुर्सी में बैठे नेता और उनके चाटुकार अधिकारी ऐसी ऐसी घटनाओं पे आंखें बंद कर लेते हैं। जब मैं बिहार के साथियों से बात करता हूं तो पता लगता है 13 साल की बच्ची का रेप हुआ, 12 साल की बच्ची का रेप हुआ, 15 साल की बच्ची गायब हो गई, 2 सगी बहनें गायब हो गई, कहीं मार के 2 बहनों को लटका दिया गया। तो ऐसा महसूस होता है कि इस देश में गरीबों का, और गरीबों में भी दलित पिछड़े आदिवासियों का, उनकी बच्चियों की इज्जत का कोई मोल नहीं है। यहाँ इस देश में कुत्ते, बिल्ली, बकरी, गाय, गधे, घोड़े की भी इज्जत है, उनका भी सम्मान है, लेकिन इंसानों का सम्मान नहीं है। तो ये महसूस होता है कि ये सरकारें किसका काम कर रही हैं? क्या ये गरीबों का काम कर रही हैं या ये अमीरों का काम कर रही हैं?